हाँ, तो अगली हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कहाँ करना है ना। पहली चीज तो आपको ये करना क्या है, जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब कि पानी से धो, पानी डालना है कि इनकम्बस्टिबल मटेरियल का इस्तेमाल करना, मतलब अज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल करना है। तो आखिर आप कहाँ करेंगे? पहली चीज कहाँ करेंगे आप? पार्ट्स ऐसी जगहों पे करेंगे जहां पर जो कि नेचुरली वेट नहीं है, मतलब कि नेचुरल तरीके से जहां पे पानी नहीं बह रहा है और गीला नहीं हो रहा है। ठीक है, नेचुरली वेट मतलब जो नेचर के पानी से हो रहा हो, इधर उधर से पानी बह के आता है तो उस एरिया को वो खुद ही गीला रखता है, नेचर। ठीक है, हमारा जो नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचर कुछ तो होता होगा यार, याद नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा नॉट आइसोलेटेड, नॉट आइसो, ऐसी जगह पे जो कि आइसोलेट नहीं है, नॉट आइसोलेटेड बाय प्रकृति, हाँ प्रकृति के द्वारा, बाय एक्सप्लोजन प्रूफ, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। ठीक है, तो दो जगहों पे खास तौर से हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, पानी से या फिर अज्वलनशील पदार्थ से। ठीक है, तो दो जगहों पे हम ट्रीटमेंट करेंगे इनसे, मतलब कि इनका इस्तेमाल करेंगे कि आग ना लगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे किस चीज से? ये तो हुआ कहां करेंगे। ठीक है, अब अगला है किस चीज से करेंगे। ठीक है, तो पहला विथ इनकम्बस्टिबल डस्ट, डस्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि कैसा होगा? इनकम्बस्टिबल होगा। अब ठीक है, इतना समझ में आया कि हाँ ठीक है भैया, इनकम्बस्टिबल डस्ट लाएंगे, एक ऐसा डस्ट लाएंगे जो कि अज्वलनशील है, जो कि आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, ऐसा डस्ट लाएंगे। अब जो इनकम्बस्टिबल डस्ट होगा, इनकम्बस्टिबल डस्ट होगा, ये भी तो एक धूल है, डस्ट ही है। ठीक है, अब इस डस्ट में इनकम्बस्टिबल मटेरियल का परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये हमारे रेगुलेशन में बताया है। क्या बोला है कि इनकम्बस्टिबल मटेरियल है ना, मतलब कि अज्वलनशील पदार्थ, इस डस्ट में, ये जो डस्ट की बात कर रहे हैं इनकम्बस्टिबल डस्ट की, उसमें कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे रेगुलेशन में क्या बोला है कि अगर हमारा जो कोल है, कोल, ठीक है, हमारा जो कोल है वो कोल कैसा है? उस कोल में कोल कंटेनिंग, कंटेनिंग वोलेटाइल मैटर, उसके वोलेटाइल कोल में कितना वोलेटाइल मैटर है, मतलब कि ऐसा मटेरियल जो तुरंत ही आग पकड़ के उड़ जाता है ना। वोलेटाइल मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल कोल में मौजूद होना, कोयले में ऐसा मटेरियल मौजूद होना जो थोड़ा सा भी आग पाता है तो वो, मतलब थोड़ा सा भी हीट पाता है तो तुरंत ही आग लग जाती है और वो उड़ जाता है आग पाके। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, तो उसको हम वॉलेटाइल मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो वॉलेटाइल मैटर कितना है कोल में, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो डस्ट है ना, कोल में जितना परसेंट वॉलेटाइल मैटर होगा, उस पे क्या डिपेंड करेगा कि जो इनकम्बस्टिबल डस्ट है उसमें अज्वलनशील पदार्थ कितना रहेगा इस डस्ट में। ठीक है, तो बोलता है कि अगर मोर देन 30% है, मोर देन 30% है वॉलेटाइल मैटर, ठीक है, 30% से ज्यादा वॉलेटाइल मैटर है, तो उस केस में, उस केस में आपका जो परसेंटेज होना चाहिए, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 85%।
ठीक है। और अगर वॉलेटाइल मैटर लेस देन 30% है, ठीक है, तो उस केस में नॉट लेस देन 75%, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये बता दिया इसने कि किस तरीके से मतलब कि आपका होना चाहिए, क्या कहते हैं, कितना इनकम्बस्टिबल मटेरियल होना चाहिए। क्या बोला कि अगर कोयले में 30% से अधिक वॉलेटाइल मैटर है ना, कोयले में अगर 30% से अधिक वॉलेटाइल मैटर है तो उस केस में इनकम्बस्टिबल डस्ट में सॉरी, जो इनकम्बस्टिबल मटेरियल का जो परसेंटेज होना चाहिए वो 85% से कम नहीं होना चाहिए। और अगर कोयले में 30% से कम वॉलेटाइल मैटर है तो उस केस में इनकम्बस्टिबल डस्ट में जो इनकम्बस्टिबल मटेरियल होना चाहिए वो 75% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया पहला, ठीक है। एक तो हमने किस चीज से करा, इनकम्बस्टिबल डस्ट से। अब अगला किस चीज से करेंगे, लिख लिए, आगे बढ़े, अपने हिसाब से लिख लिए जो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहला हो गया विथ इनकम्बस्टिबल डस्ट, दूसरा किससे, वाटर। भाई पानी से करोगे या तो दूसरा तरीका पानी से है ना। तो वाटर में भी क्या बोलता है, वाटर ऑलवेज combined with not less than 30%, with not less than 30% by weight of water in intimate mixture। तो बोल रहा है कि जब आप पानी से ट्रीटमेंट करोगे, जब पानी का इस्तेमाल करोगे डस्ट को सप्रेस करने के लिए, ठीक है, डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उस केस में जो पानी होना चाहिए, है ना, जो पानी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि जो भी वेट आप मिक्सचर बना रहे हो, मान लीजिए आपने मिट्टी में कुछ मिला के मिक्सचर बनाया, ठीक है, किसी भी चीज में पानी मिला के आपने एक मिक्सचर बनाया और उससे पूरा का पूरा मतलब आप या फिर पानी डाल रहे हो पूरे एरिया में, ये आपका पूरी एक गैलरी है, इस पूरी गैलरी में आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, ठीक है, पूरी गैलरी में पानी डाल रहे हो। तो बोल रहा है कि पानी जब आप डालेंगे तो वो किस तरीके का होना चाहिए कि जो यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, धूल वगैरह, उसका जब मैं वजन करूं तो उसके वजन में जो भी उसका वजन है तो उसमें 30% वजन किसका होना चाहिए, पानी का होना चाहिए। उसके वजन का 30% वजन सिर्फ और सिर्फ पानी होना चाहिए, है ना। कोई अगर हमें किसी मिट्टी का हम पानी डालने के बाद वेट कर रहे हैं 1 kg आ रहा है, ठीक है, 1 kg आ रहा है, ठीक है, तो उसमें 300 ग्राम सिर्फ किसका होना चाहिए, पानी का वेट होना चाहिए, ठीक है, पानी का वेट होना चाहिए उसमें 300 ग्राम।
यहाँ हम वाइट वॉशिंग की बात नहीं कर रहे हैं चंद्रभान, यहाँ सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर पानी से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ध्यान से पढ़ना, वहां क्या लिखा है, अगर आप पानी से ट्रीटमेंट कर रहे हो तो जो डस्ट है, कहाँ डस्ट की बात किया है रेगुलेशन में, फ्लोर है ना, फ्लोर, रूफ और साइड्स में, ठीक है, या फिर किसी सपोर्ट में या फिर किसी स्ट्रक्चर में, तो वहां पे अगर पानी डाल रहे हो तो कैसे कंबाइन होना चाहिए पानी वहां पे, कि कैसे कंबाइन होना चाहिए पानी वहां पे, 30%, ठीक है, 30%, टोटल वेट का 30% पानी वहां होना चाहिए जिस भी मिट्टी डस्ट वगैरह पे आप डाल रहे हो, ठीक है, उसकी बात कर रहा है वहां पे, ठीक। चलो अब इनकम्बस्टिबल, ठीक है, हमने समझ लिया पानी डालना है, इनकम्बस्टिबल डस्ट डालना है, ठीक है। अब जो इनकम्बस्टिबल डस्ट है तो वो डस्ट आखिर कैसा होना चाहिए, किस टाइप का डस्ट होना चाहिए, उस डस्ट के बारे में भी तो पता होना चाहिए, टाइप ऑफ डस्ट, इनकम्बस्टिबल डस्ट, ठीक है। हाँ, अभी जो हमने मेथड ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ा है वो सब रेगुलेशन 3 से 3 एंड 5 है, 3 और 5, तीसरा और पांचवा सब रेगुलेशन है, ठीक है, वो चीजें इसमें दी हुई हैं। अगला टाइप ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट, इनकम्बस्टिबल डस्ट का टाइप, ठीक है, किस टाइप का इनकम्बस्टिबल डस्ट होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से रेगुलेशन पढ़ेंगे, इसमें हम सब रेगुलेशन 4, 6 एंड 7, ठीक है, ये तीनों सब रेगुलेशन इसमें कवर होंगे टाइप्स ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट में। तो इसमें बोलता है कि जो इनकम्बस्टिबल डस्ट होना चाहिए तो उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि जो फ्री सिलिका है, जो फ्री सिलिका वो कितना नहीं होना चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5%, फ्री सिलिका का परसेंटेज 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, ये आसानी से डिस्पर्स हो सके, है ना, डिस्पर्स मतलब उड़ जाए, डिस्पर्स मतलब आसानी से फैल जाए, उड़ सके, ठीक है, मतलब कि ये इतना वैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए कि आप एक फूंक भी मारो ना, ठीक है, लिखा है, यही चीज लिखा है कि जब आप एक फूंक भी मारो तो ये आसानी से हवा में उड़ सके, ठीक है, फूंक मारने पे भी डिस्पर्स हो जाए। फ्री सिलिका, अरे ये सिलिका का परसेंटेज होता है, क्वार्ट्ज परसेंटेज, जो हवा में क्वार्ट्ज होता है या फिर सिलिका होता है उसका परसेंटेज, उसको फ्री सिलिका बोलते हैं, मतलब ये फ्री है किसी भी चीज से। सिलिका बेसिकली आपको किस में देखने को मिलता है, कांच में देखने को मिलता है, लेकिन ये कैसा सिलिका है, ये हवा में है, ठीक है, हवा में इधर से उधर उड़ता रहता है, तो इसको हम फ्री सिलिका का नाम देते हैं, ठीक है। महीन नहीं, डिस्पर्स मतलब आसानी से उड़ सके, फैल सके, है ना। डिस्पर्सिबल, जी जब हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पर्स वर्ड, तो हमें हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि वो एटमॉस्फेयर में आसानी से पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा एक झटके में, थोड़ा सा भी उसको हम हवा चली वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, ठीक है। तो इतना ऐसा होना चाहिए कि अगर हम फूंक मार रहे हैं तो वो धूल पूरे एटमॉस्फेयर में आसानी से फैल जाए, इतना ऐसा होना चाहिए। दूसरा, उसका कलर कैसा होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टोन डस्ट बैरियर देखें, उसमें जो डस्ट यूज होता है उसकी बात कर रहे हैं। इससे क्या नुकसान होता है, चलिए इसका नुकसान अभी आगे देखेंगे, 2 बीमारियां हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अजय टेंशन नहीं लेना, है ना, उसके बारे में भी अभी देखूंगा, मैं बताऊंगा अभी क्लास के एंड में, ठीक है। उसके बाद कैसा होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, मतलब कलर एकदम हल्का कलर होना चाहिए, है ना, व्हाइट कलर, जैसे कि बेसिकली आप माइंस में देखे होंगे तो जो डस्ट होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है, ठीक है।
दिखाऊंगा अभी मैं। और कैसा होना चाहिए, क्वालिटी जो है उसकी हर 3 महीने में टेस्ट होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। क्वालिटी केकिंग नहीं होना चाहिए, हाँ, सिलिकोसिस एंड न्यूमोकोनोसिस, ठीक है, केकिंग नहीं होना चाहिए। उसकी जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग भी होनी चाहिए। ये यहां से एक क्वेश्चन आपको बन के आएगा कि क्वालिटी टेस्टिंग से रिलेटेड, कि इसका जो इनकम्बस्टिबल डस्ट है उसका क्वालिटी टेस्टिंग कितने समय में होना चाहिए, ठीक है, 3 महीने में, 3 मंथ्स। क्वालिटी टेस्टिंग एट इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने में एक बार क्या होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपका जो ये कब के लिए है 3 मंथ, ये 3 मंथ कब के लिए है, जब आपका सप्लाई रेगुलर है, जब सप्लाई कैसा है, रेगुलर सप्लाई। रेगुलर सप्लाई बोले तो कैसा होना चाहिए कि मतलब कि एक ही जो सोर्स है जहां से आपको ये चीज मिल रहा है इनकम्बस्टिबल डस्ट, वो सेम जगह से मिल रहा है हर बार, लेकिन आपका वो नहीं दे पाया, वो बंदा जो आपको इनकम्बस्टिबल डस्ट प्रोवाइड करा रहा था वो नहीं दे पाया किसी कारण से, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप दूसरे से लेंगे, है ना, किसी दूसरे सप्लायर से लेंगे। तो जो दूसरा बंदा आपको देगा तो उसका जब भी डस्ट लाएंगे तो उस समय आपको क्वालिटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फिर आप ये नहीं देखेंगे कि अरे अभी तो 3 महीना पूरा ही नहीं हुआ, समझ गए। तो ये चीजें याद रखनी है। अगला, ठीक है, यहां तक हो गया। डस्ट दिखा दूं, ये देखिए इनकम्बस्टिबल डस्ट, ये हाथ से डाल रहा है ना, ये डस्ट सप्रेशन के लिए वाटर का यूज हो रहा है, पानी डाला जा रहा है। अगला है प्लेस टू बी ट्रीटेड। इंडियन माइंस का दिखाया तो उसमें हाथ से डाला था, प्लेस टू बी ट्रीटेड विथ डस्ट। अब ऐसी जगह जहां पे आप डस्ट से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब इनकम्बस्टिबल डस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर आपको किसी जगह पे इनकम्बस्टिबल डस्ट डालना है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपके पास इनकम्बस्टिबल डस्ट आ गया, अब क्या करोगे, आप उसको ले जाके किसी जगह पे डालोगे, ट्रैवलिंग रोडवे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे आप इनकम्बस्टिबल डस्ट डालने जा रहे हो, तो इनकम्बस्टिबल डस्ट डालने के पहले बिफोर ट्रीटमेंट ठीक है, बिफोर ट्रीटमेंट क्लीन कोल डस्ट। क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट के पहले आपको जो कोयले का डस्ट है, जो कोल डस्ट है, उसे साफ करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी कोल डस्ट आपने साफ किया उसको रिमूव करना है, कहां पे, रिमूव टू सरफेस, उसको सरफेस पे भेज देना है। जो भी कोल डस्ट आपने साफ करके इकट्ठा किया है उसको सरफेस पे भेज देना है, कितने समय में, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर उसको सरफेस पे पहुंचा देना है ना। ये नहीं कि इकट्ठा करके कोने में रख लिया, नहीं, अगर एक्सप्लोजन हुआ तो उस केस में वो कोल डस्ट क्या होगा, हवा में फैल जाएगा, और हवा में वो फैल जाएगा कोल डस्ट, तो उसके कारण क्या हो सकता है, आग और ज्यादा फैलेगी, ठीक है, कोयले का डस्ट ही तो है और वो और जल्दी आग पकड़ेगा, फिर से कोल डस्ट एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी हम कोल डस्ट क्लीन करेंगे उसे सरफेस पे भेज देना है विद इन 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट कर दिया, साफ सफाई हो गई कोल डस्ट की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वहां पे ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है।
कैसे? सफिशिएंट क्वांटिटी में। कितना करेंगे? सफिशिएंट क्वांटिटी में करना है, एक तो सफिशिएंट क्वांटिटी में करना है एंड रेगुलर इंटरवल्स में करना है, रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, ये चीज करनी है। दूसरा, अब अगला चीज, थर्ड नंबर क्या करना है? क्लीनिंग एंड स्प्रेडिंग। जो आप, ठीक है, आपने कोल डस्ट डाल तो रहे हो, लेकिन जो कोल डस्ट को रिमूव करने का जो क्लीनिंग का काम है, कोल डस्ट को रिमूव करने वाला काम है ना, और इनकम्बस्टिबल डस्ट को स्प्रेड करने वाला काम, कोल डस्ट को क्लीन करने वाला काम और इनकम्बस्टिबल डस्ट को स्प्रेड करने वाला काम, ठीक है, ये दोनों ही काम कैसे होने चाहिए? किस डायरेक्शन में होने चाहिए? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर। जिस डायरेक्शन में आपकी हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में आप इसको फैलाएंगे, ठीक है, या फिर क्लीन करेंगे, है ना। अगर हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसी डायरेक्शन में आपको कोल डस्ट क्लीन करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में क्लीनिंग भी हो गई, उसके बाद इसी डायरेक्शन में आपको फैलाते हुए क्या करना है? स्प्रेडिंग करनी है, इनकम्बस्टिबल डस्ट की भी स्प्रेडिंग इसी डायरेक्शन में करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है, कि ये एक इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्लीनिंग ऑफ कोल डस्ट है वो किस डायरेक्शन में कैसे करना है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर। स्प्रेडिंग ऑफ अगर पूछ ले, इनकम्बस्टिबल डस्ट को कैसे फैलाना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, किस डायरेक्शन में करना है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। अगली चीज ये बोलता है कि हमारे पास इनकम्बस्टिबल डस्ट का एडिक्वेट, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होना चाहिए हमारे माइंस में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हमारे माइंस में क्या होना चाहिए? स्टॉक होना चाहिए इसका, ठीक है। हाँ। ठीक, लिख लिए इतना? बस थोड़ा सा बचा है, ये रेगुलेशन खत्म हो जाएगा, फिर रेगुलेशन नंबर 145, विक सेक्शन 500। अरे सब ले लेता हूँ, मेरा थोड़ा डस्ट से इन्फेक्शन है ना मुझे, तो घूमने भी जाता हूँ तो जुकाम हो जाता है यार। ठीक है, मिटाए इसको, आगे चले। अब बोल रहा है डस्ट इंचार्ज के बारे में, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो डस्ट इंचार्ज है वो इन सब चीजों का एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है कि डस्ट जो है, डस्ट शैल बी चेंज्ड, डस्ट को क्या करना है? चेंज करते रहना है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, कभी कभार डस्ट जो है बैरियर्स में, है ना, को स्टोन डस्ट बैरियर जो होते हैं, ठीक है, स्टोन डस्ट बैरियर्स जो होते हैं, है ना, उनमें डस्ट क्या हो जाता है कि भाई मॉइस्चर तो रहता ही है, मॉइस्चर के कारण वो जो डस्ट रखा रहता है वो क्या हो जाता है? वो जम जाता है, स्टैक हो जाता है, स्टैक्ड, जम जाना,
ठीक है, जम जाता है। तो उसको अब भाई ये अगर एक्सप्लोजन होगा तो एक्सप्लोजन के टाइम स्टोन डस्ट बैरियर कैसे काम करता है, ये आपका स्टोन डस्ट बैरियर है ना, मतलब एक बहुत सारे ऐसे रखे रहते हैं। तो क्या होता है एक्सप्लोजन के टाइम पे दो टाइप की वेव्स निकलती, मान लीजिए यहाँ एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, यहाँ एक्सप्लोजन हुआ तो इसमें से दो टाइप की वेव्स निकलेंगी, एक आगे आगे जाएगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, और एक इसके पीछे पीछे आएगी जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी वेव्स क्या होती है, एक्सप्लोजन हुआ, सबसे आगे क्या जाएगा, फोर्स जाएगा, हवा, ढेर सारी हवा जाएगी, ठीक है, और ये हवा क्या कर देती है, इसको पूरे एटमॉस्फेयर में टक्कर मारेगी तो ये उड़ने लगेगा, ठीक है, ये उड़ने लगेगा। अब आपका ये पूरी गैलरी आगे भी है, ठीक है, आगे भी गैलरी है अभी, ठीक, तो यहां से ये आया। अब पीछे पीछे ये सेकेंडरी वेव्स में क्या होती है, आग, फायर, जो फायर होता है बेसिकली सेकेंडरी वेव्स में रहती है, ठीक है, तो ये भी पीछे पीछे आएगी। अब आग पीछे पीछे वो आएगी तो यहां इनकम्बस्टिबल डस्ट के कारण ये आगे नहीं जा पाएगी आग, ठीक है, आग को फिर ये आगे नहीं जाने देता, ये क्या कर देता है, एक दीवार की तरह, बैरियर की तरह खड़ा हो जाता है वहां पे, इसीलिए हम इसको स्टोन डस्ट बैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि कभी भी एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट वगैरह होता है, तो उसमें सबसे पहले अगर आग है तो आग पीछे पीछे आएगी, पहले आपको झटका मारेगा, ठीक है, हवा आएगी सबसे आगे, तो ठीक, तो ये स्टोन डस्ट इस बैरियर इस तरीके से काम करता है। अब अगर मॉइस्चर के कारण ये स्टैक्ड हो गया है, मतलब जम गया है वहां पे, तो ये क्या होगा भाई, प्राइमरी वेव्स आएंगी तो ये उड़ेगा नहीं, और ये हवा में उड़ेगा नहीं, तो आपका क्या होगा, पूरे माइंस में आग फैल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करते रहना चाहिए कि इनको समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए डस्ट को, ठीक है, इसको समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए, और इसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, इसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, और उस रिकॉर्ड में कब क्लीनिंग हुई, कब आपका आपने स्प्रेडिंग किया डस्ट का, ठीक है, ये सारी डिटेल्स उसमें रहेंगी, कितना डस्ट आपने क्या किया है, यूज किया है, कितना इनकम्बस्टिबल डस्ट यूज किया है, वाटर से ट्रीटमेंट किया है या इनकम्बस्टिबल डस्ट से ट्रीटमेंट किया है, ये सारी चीजें क्या होंगी आपके इस रिकॉर्ड में होंगी, और इसमें साइन कौन करेगा, डस्ट इंचार्ज करेंगे साइन, ठीक है, साइन किसका होगा, डस्ट इंचार्ज का होगा, डेट डालेंगे और फिर ये मैनेजर से काउंटर साइन करवाएंगे, ठीक, तो इतनी चीजें याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ठीक है, डस्ट इंचार्ज के बारे में। डस्ट इंचार्ज सब रेगुलेशन 8 से 9, ठीक है, ये डस्ट इंचार्ज के बारे में सब रेगुलेशन 8 to 9, ठीक। तो इसमें पहली चीज क्या बोलता है, डस्ट इंचार्ज के पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके पास या तो मैनेजर सर्टिफिकेट हो या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट हो, ठीक है, ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट, या फिर डिग्री होनी चाहिए, डस्ट इंचार्ज की बात कर रहे हैं, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए इनके पास, ठीक है। तो ये किस पोस्ट पे काम कर सकते हैं, डस्ट इंचार्ज की पोस्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज ये बोल रहा है कि अगर अगर एवरेज एवरेज मंथली आउटपुट जो है किसी भी माइंस का, मंथली आउटपुट जो है वो लेस देन 5000 टन है, 5000 टन से कम है एवरेज मंथली आउटपुट किसी माइंस का, तो उस केस में जो डस्ट इंचार्ज है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डस्ट इंचार्ज जो है वो सैंपलिंग इंचार्ज के तरह भी काम कर सकता है, डस्ट इंचार्ज कैन एक्ट एज सैंपलिंग इंचार्ज, ठीक है। ठीक,
तो डस्ट इंचार्ज सैंपलिंग इंचार्ज की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, अब अगर डस्ट इंचार्ज की हम जिम्मेदारियों की बात करें, जिम्मेदारियां, हिंदी में कमजोर हूं, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लीजिएगा। जिम्मेदारियां, अब इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। पहली जो जिम्मेदारी होती है, पहली क्या होती है कि ब्लास्टिंग के पहले वाटर ट्रीटमेंट करवाए। ठीक है, ब्लास्टिंग के पहले, बिफोर ब्लास्टिंग वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, ब्लास्टिंग के पहले वाटर ट्रीटमेंट करवाना। ठीक, लिखते जाइए फटाफट, अब मैं नहीं लिखूंगा, आप ही लिखिए, जो लिखना हो, नहीं लिखना हो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बुक में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज रेगुलर इंटरवल्स में। ठीक है, अगर वर्किंग आवर्स के बीच में, बिटवीन वर्किंग आवर्स के बीच में भी हर एक कुछ समय बाद वो क्या करेंगे, जाके चेक करेंगे कि भैया कहीं पे डस्ट ज्यादा तो नहीं उड़ रही है। ठीक है, चेक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वहां पे ट्रीटमेंट कराएंगे, इनकम्बस्टिबल डस्ट या वाटर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। क्या हो गया, रुक गया क्या? हेलो, आ रही आवाज? हाँ चलो, अब आ रही है। काम के बीच में भी क्या करना है, बोर्ड, हाँ ठीक है, काम के बीच में भी क्या करना है, रेगुलर टाइम में, इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेक करते रहना है। ठीक है, कि कहीं डस्ट वगैरह ज्यादा तो नहीं उड़ रही है, वर्किंग आवर्स के बीच में भी, रेगुलर इंटरवल्स में। ठीक है, और डस्ट ना उड़े इसके लिए अरेंजमेंट्स करने की भी जिम्मेदारी डस्ट इंचार्ज की होती है। अरेंजमेंट्स करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, डस्ट इंचार्ज की होती है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 8 से 9 तक हो गया। ठीक है, सब रेगुलेशन 8 to 9। अब यहां पे हमारा रेगुलेशन नंबर 144 खत्म होता है। ठीक है, अगला है चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। डस्ट कंट्रोल करने के लिए कुछ चेक ऑन मेजर्स। ठीक है, ठीक, तो इसमें बोलता है कि अब हमें डस्ट को कंट्रोल करना है भैया। अब ठीक है, सब चीजें देख लिए, डस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन करता है, डस्ट इंचार्ज होना चाहिए, इनकम्बस्टिबल मटेरियल कैसा होना चाहिए, वाटर कहाँ कहाँ डालना है, ये प्लान बनाना, डस्ट का प्लान बनाना, ये सारी चीजें तो आपने देख ली। अब आपको कैसे करना है, डस्ट को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सैंपलिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपने डस्ट को कंट्रोल किया कि नहीं किया, अभी तक तो आपने सब कुछ डाल दिया, ट्रीटमेंट वगैरह सब कर दिए, डस्ट कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, डस्ट कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो डस्ट कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही बोलता है कि सैंपलिंग रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होते रहना चाहिए। जो सैंपलिंग है वो रेगुलर इंटरवल्स में होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या बनाने को बोल रहा है, एक सैंपलिंग प्लान बनाने को बोल रहा है कि भैया आप एक सैंपलिंग प्लान बनाइए। ठीक है, अब ये सैंपलिंग प्लान कैसे बनाना है, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है जो भी रिटर्न एयरवे है लास्ट वर्किंग फेज के 200 मीटर के अंदर। ठीक है, आपका जो लास्ट वर्किंग फेज है, रिटर्न एयरवे विद इन 200 मीटर ऑफ लास्ट वर्किंग फेज, जो आपका लास्ट वर्किंग फेज है उसके 200 मीटर के अंदर जो भी रिटर्न एयरवे है, ठीक है, उसके 200 मीटर के अंदर जो भी रिटर्न एयरवे है, जो भी है ना, और जितना भी जो भी हॉलेज है,
हॉलेज हो गया, है ना, आपका हॉलेज हो गया और ट्रैमिंग हो गया, कन्वेयर हो गया, रोडवेज हो गए, कुछ भी, ये सब 200 मीटर के अंदर अगर हैं, ठीक है, लास्ट वर्किंग फेज के, तो इन सब जगहों को हमें क्या करना है, जोन्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है, इन सब जगहों को जोन्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जोन्स में डिवाइडेड इनटू जोन्स में डिवाइड करेंगे। अब ये जोन की लंबाई, एक जोन की लंबाई कितनी होगी, 150 मीटर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक जोन की लंबाई कितनी होगी, 150 मीटर। अब हर एक जोन को सेक्शंस में बांट देंगे। अब एक जोन को आप सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, है ना। मान लीजिए ये आपका वर्किंग फेज से, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर कोई ये रोडवे है, ठीक है, तो अब इस रोड को 150 मीटर के एक जोन में बांट देंगे। ये 150 मीटर हो गया यहाँ, ठीक है, ये 150 मीटर का ये आपका एक जोन हो गया, जोन नंबर 1, ठीक है, जोन नंबर 1। फिर अगला 150 मीटर की दूरी पे आप क्या कर दोगे, फिर से बांट दोगे इसको, जोन नंबर 2, ठीक है, ये नंबर 2, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो उनकी नंबरिंग भी करनी है, 1 2 3 इस टाइप से। अब हर एक जोन को सेक्शंस में बांटना है, और एक सेक्शन की लंबाई, जैसे एक जोन की लंबाई 150 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वैसे एक सेक्शन की लंबाई 50 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए 50-50 मीटर के, है ना, ए बी और सी, ठीक है। इस जोन के 3 सेक्शंस ए बी सी, 50-50 मीटर का एक, है ना। वैसे इसमें भी ए बी सी, ठीक है, या फिर 2A 2B 2C, कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है, लेकिन नंबरिंग करना कंपलसरी है। इसके लिए भी हमारे रेगुलेशन में बोला है कि जोन्स को आप 1 2 3 नंबरिंग करिए और सेक्शंस को ए बी सी डी कर दीजिए नंबरिंग, ठीक है। इस टाइप से नंबरिंग आप कर सकते हैं। हाँ, और ये जो सैंपलिंग प्लान है, इसका आरएफ, इसका भी आरएफ क्या बोल दिया, 2000:1 से कम का नहीं होना चाहिए इसका आरएफ, ठीक है, ये चीज भी इसमें बोल दिया, ठीक है। नंबरिंग का भी बता दिया, नंबरिंग कैसा होना चाहिए, क्या बताया नंबरिंग में, अगर जोन्स हैं, जोन्स की बात कर रहा है तो नंबरिंग कैसे होनी चाहिए, 1 2 3 इस टाइप से होनी चाहिए। और अगर सेक्शंस हैं तो उस केस में नंबरिंग ए बी सी डी होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए, ठीक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला है सैंपल का कलेक्शन करना है भैया, सैंपल का कलेक्शन भी तो करना है। नहीं आया, एक बार और बोल रहा है कि जितने भी रिटर्न एयरवे हैं, है ना, जो कि क्या है, लास्ट वर्किंग फेज से 200 मीटर के अंदर जितने भी रिटर्न एयरवे, हॉलेज, कन्वेयर, है ना, ये सारी चीजें जहां जहां ट्रेवलिंग रोडवे हो गया, ये सारी चीजें जहां जहां है ना, इन सब चीजों पर अगर ये 200 मीटर के अंदर है, ठीक है, या 200 मीटर के बाहर थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इन एरिया को, जितने भी ऐसे एरिया है जो इसके रेंज में आ रहे हैं, तो उनको अपन को क्या करना है, छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है, जोन्स में डिवाइड कर देना है। जोन्स में डिवाइड करेंगे कैसे, अब एक जोन की लंबाई, फिर बोलता है कि एक जोन की लंबाई 150 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 150 मीटर का आपने एक जोन बना दिया। अब आपको बोल रहा है कि फिर इस जोन को सेक्शन में डिवाइड करना है, और एक सेक्शन की लंबाई 50 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज को आप दिमाग में ऐसे बैठाइए, समझ में क्यों नहीं आ रहा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जान लीजिए फिर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इतना लिख लियो तो मैं मिटा के इसको बनाता हूं एक डायग्राम। ये मान लीजिए ये आपका वर्किंग फेस है, और इसके चारों तरफ आपको डस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अब डस्ट कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता करेंगे, अपन सैंपलिंग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमें सैंपलिंग करना पड़ेगा।
ठीक है। अब सैंपलिंग करने के लिए ये मान लीजिए यहाँ पे आपका एक ट्रैवलिंग रोडवे है, ठीक है, इसमें सैंपलिंग करेंगे, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, हर जगह कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, मैं इसकी सैंपलिंग कैसे करूं, अब इतना लंबा ट्रैवलिंग रोडवे कहाँ सैंपलिंग करूं। तो आप क्या करोगे, आपके लिए सहूलियत के लिए यही चीज बोला कि आप इसको छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड कर लो, 150 मीटर के जोन्स में। अब ये 150 मीटर की भी लंबाई अगर आपको ज्यादा लगती है तो अब आप एक काम करो, 50-50 मीटर के 3 सेक्शन बना लो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एक कभी इस सेक्शन में सैंपलिंग करोगे, कभी इस सेक्शन में, कभी इस सेक्शन में, ठीक है। अब इस सेक्शन का ये वाला पोर्शन उठा लिया, यहां से सैंपलिंग कर ली, ठीक है, दिख रहा है, यहां से हमने सैंपलिंग कर ली इस सेक्शन के। आगे चल के अगले जोन के हम अगले किसी सेक्शन से हम उठा लेंगे, ठीक है, किसी एक सेक्शन से उठा लेंगे, ठीक है। यहां पे किसी एक जोन के किसी एक सेक्शन से उठा लेंगे, किसी एक सेक्शन से यहां भी उठा लेंगे, है ना। अलग अलग जोन के अलग अलग, ऐसे ही हमने पूरे जो एरिया है उसको जोन्स में डिवाइड कर दिया और उसके जोन्स को भी सेक्शन में डिवाइड कर दिया, छोटे से छोटा। अब हर जोन के अलग अलग सेक्शन से हम क्या करेंगे, पूरे एरिया में सैंपलिंग कर ली, ठीक है, हमने सैंपल उठा लिया। अब आगे चल के क्या करेंगे, एक रेगुलर इंटरवल में ये काम करते रहना, आपको कंटिन्यूसली सैंपलिंग तो लेना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, फिर कुछ दिन बाद फिर आओगे, है ना, वो इंटरवल भी देखें कितना होना चाहिए, फिर से हम सैंपलिंग करने आएंगे। तो इस बार जिन जिन जोन के, है ना, हर एक जोन से फिर उठाना है। तो जिस जिस सेक्शन से हमने पिछली बार सैंपलिंग लिया था उससे सैंपलिंग ना लेके दूसरे सेक्शन से, उसी जोन के दूसरे सेक्शन से हम क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। फिर यहां भी उसी जोन के दूसरे सेक्शन से, फिर यहां भी उसी जोन के दूसरे सेक्शन से। तो इस तरीके से बारी बारी से हम अलग अलग सेक्शन से क्या करेंगे, फिर से सैंपल्स उठाएंगे। तो बेसिकली ये हमने क्यों डिवाइड किया, 150 मीटर, फिर उसी 150 मीटर की और 3 टुकड़े किए 50-50 मीटर के, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, सैंपलिंग कर सकें अच्छे से, ठीक है, हर अच्छे से हम क्या कर सके, सैंपलिंग कर सके। ठीक, समझ में आया आकाश कि एक बार फिर से ठीक, ठीक बा, चलिए आगे देखते हैं। सैंपल का कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन, सैंपल का कलेक्शन कैसे करना है। अब सैंपल का कलेक्शन बोल रहा है एक जोन से 30 दिन में, 30 डेज में एक बार, ठीक है, 30 डेज में एक बार आपको करना है, ठीक है, एक जोन से 30 दिन में एक बार आपको सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, सेक्शन से ले सकते हैं, अलग अलग सेक्शन से, और सेक्शन में भी कैसे कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, मतलब कि बारी बारी से अलग अलग सेक्शन से हर महीने लेते जाएंगे, ठीक है। इस महीने अगर सेक्शन ए से ले लिया तो अगले महीने हम किससे ले लेंगे, सेक्शन बी से ले लेंगे, उसके अगले महीने सेक्शन सी से ले लेंगे, फिर उसके बाद फिर से ए बी सी, इसी सीक्वेंस में हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, रोटेशन करते रहेंगे, ठीक है। अब आपने अगर किसी जगह पे, किसी जोन या सेक्शन में अगर आपने सैंपलिंग किया है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, अगर आप क्लीनिंग किए हैं या फिर किसी जोन या सेक्शन में आपने क्लीनिंग किया है या ट्रीटमेंट किया है, किसी जोन या सेक्शन में आपने क्लीनिंग या फिर ट्रीटमेंट का काम किया है, तो वहां पर आप अगले 24 घंटे तक, अगले 24 घंटे तक सैंपलिंग का काम नहीं कर सकते। समझ में आया, अगले 24 घंटे तक वहां पर आप सैंपलिंग का काम नहीं करेंगे, ठीक है, 24 घंटे के बाद ही आप वहां पर सैंपलिंग का काम करेंगे।
ठीक है। अब अगर आपने फिर क्या किया कि ठीक है सैंपल लिया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि 24 घंटे क्लीनिंग और ट्रीटमेंट के 24 घंटे के भीतर सैंपलिंग नहीं करना है। अब आपने किसी जगह का सैंपल लिया, ठीक है, सुनिएगा कहानी। सैंपल लिया, ठीक है, उसका एनालिसिस किया, लैब भेजे, एनालिसिस किया, ठीक है। अब सैंपल का एनालिसिस करने पर आपको क्या मिला? सैंपल का एनालिसिस करने पर आपको क्या मिला कि वो सही नहीं आ रहा, मतलब कि कुछ गड़बड़ आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है उस केस में? उस जगह को बकायदा फिर उस जगह की फिर क्लीनिंग और ट्रीटमेंट कराना है, फिर क्लीनिंग और ट्रीटमेंट कराना है, और क्लीनिंग और ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर सैंपल लेना है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का किसी जोन के सैंपल में कोई दिक्कत आती है तो आप उस केस में क्या करेंगे? क्लीनिंग और ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर सैंपलिंग करेंगे, है ना, उसको सुधारेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी गड़बड़ आया एनालिसिस करने पर तो आप उसको सुधार नहीं रहे, उसको आपको क्या करना है? सुधारना है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि 30 डेज में, कहां पर? जोन्स में जो सैंपलिंग करनी है वो कितने दिन में करनी है? 30 डेज में करनी है। लेकिन हम तो 200 मीटर के अंदर ही देख रहे हैं, 200 मीटर के बाहर अगर कोई चीज है जिसको हमने जोन्स में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है, जिन चीजों को 30 दिन के बाद 30 दिन के बाद दोबारा करेंगे आप, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जिनको हमने जोन्स में डिवाइड नहीं किया, ठीक है, ऐसी जगह जिनको, ऐसे ट्रैवलिंग रोडवेज जिनको जोन्स में नहीं डिवाइड किया, तो उनको, उन ट्रैवलिंग रोडवेज को आप 3 मंथ में 3 मंथ में अरे 3 मंथ में, हर 3 महीने के इंटरवल में आप सैंपलिंग करेंगे ऐसे ट्रैवलिंग रोडवेज जहां पे, जिनको जोन्स में नहीं डिवाइड किया, तो उन ट्रैवलिंग रोडवेज को 3 महीने में, हर 3 महीने के इंटरवल में क्या करना है? सैंपलिंग करनी है। कम से कम हर 3 महीने के सैंपलिंग, 3 महीने के इंटरवल में सैंपलिंग करनी है, ठीक है। इसमें 30 दिन में जोन्ड वाले सेक्शंस को हर 30 दिन के इंटरवल में, और अनजोन्ड वाले सेक्शंस को 3 मंथ के इंटरवल में, ठीक है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा कि जोन्ड वाले सेक्शन में कितने दिन में सैंपलिंग करनी है, और अनजोन्ड वाले, मतलब कि जहां पे, मतलब अपन ने जोन्स में डिवाइड नहीं किया है, इन वाले सेक्शन, इन वाले जगहों पर कितने इंटरवल में करना है। तो इसका 30 दिन का इंटरवल रहेगा और इसका 3 मंथ का इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, ये हमने कहां से कहां तक कवर किया है? सब रेगुलेशन 2 से लेके 10 तक, ठीक है, रेगुलेशन नंबर 145 का, ठीक। क्योंकि हमारे रेगुलेशन में लिखा है 3 मंथ में करना, और दूसरा यहाँ पे रिस्क कम रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ जो वर्किंग फेस के आसपास का एरिया है, वहां पे एक्सप्लोजन का रिस्क ज्यादा है, इन जगहों पे रिस्क का कम है, इसलिए इन जगहों पे ठीक है आप थोड़ा कर सकते हैं कि चलो हो गया 3 महीने में एक आध बार। अब माइंस इतनी बड़ी है, आप हर 30 दिन में तो माइंस के हर एक पार्ट से तो ले नहीं पाओगे सैंपलिंग, है ना। तो इसलिए इनका 3 महीने में एक बार बोल दिया कि ठीक है हर 3 महीने में एक बार आप कर सकते हैं। लेकिन जो जोन्ड वाले एरिया है, जो आपका वर्किंग फेस के पास वाले एरिया है, उनका तो आपको रेगुलर हर 30 दिन में तो लेना ही लेना है कम से कम, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगला, ये यहाँ पे अब आपको सैंपलिंग करनी कैसी है, अब ये देखना है। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल, ये बेसिकली सब रेगुलेशन 11 से 17 तक है, ठीक है। अब इसमें पहली चीज बोल रहा है डेप्थ,
डेप्थ क्या बोल रहा है, अगर रूफ और साइड्स में आप हल्का सा गड्ढा खोदना चाह रहे हैं सैंपल इकट्ठा करने के लिए, तो वो गड्ढा कितने mm का होना चाहिए, 5 mm का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा, नॉट मोर देन 5 mm, 5 mm से ज्यादा गड्ढा नहीं खोदेंगे, 5 mm से कम का ही गड्ढा खोदना है। ठीक है, रूफ में और साइड्स में। और अगर वही हम फ्लोर की बात करें, ठीक है, तो नॉट मोर देन 10 mm, 10 mm से ज्यादा गहराई का गड्ढा नहीं खोदना है। ठीक है, मतलब चुनू सा एकदम, ठीक, 1 सेंटीमीटर, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का गड्ढा नहीं खोदना है, और इसमें आधा सेंटीमीटर बोले तो 5 mm से ज्यादा गहराई का गड्ढा नहीं खोदना है। ठीक है, तो एकदम थोड़ा सा गड्ढा खोद के, ये नहीं कि 1-2 मीटर का गड्ढा खोद दिया, उतना नीचे का डस्ट लेके सैंपल करके क्या करोगे। ठीक है, बेसिकली हमें किसका लेना है, ऊपर ऊपर की जो डस्ट है उसका सैंपलिंग करना है, तो उसके लिए इससे ज्यादा की गहराई का गड्ढा आपको नहीं खोदना है। ठीक है, छोटा छोटा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। दूसरी चीज, सैंपलिंग के टाइप्स में अब जाते हैं, तो एक होता है स्ट्रिप सैंपलिंग। स्ट्रिप सैंपलिंग, स्ट्रिप सैंपलिंग में क्या बोलता है, कैसी जगह पे स्ट्रिप सैंपलिंग करते हैं। पहली चीज तो स्ट्रिप सैंपलिंग कहां करेंगे, कहां करेंगे, ऐसी जगह पे जो कि ट्रीटेड विद डस्ट है, मतलब जहां पे डस्ट से ट्रीटमेंट, इनकम्बस्टिबल डस्ट से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ट्रीटेड विद इनकम्बस्टिबल डस्ट, है ना, जहां पे इनकम्बस्टिबल डस्ट से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इनकम्बस्टिबल डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां पे स्ट्रिप सैंपलिंग हम करते हैं। सैंपलिंग का नाम है स्ट्रिप सैंपलिंग। ठीक है, इसका नाम है। अगला अगला है 10 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए, है ना। जो स्ट्रिप सैंपलिंग में आप गड्ढा खोद रहे हो, ये चीज तो है ही, ये दोनों के लिए, मतलब जो 2 टाइप के सैंपलिंग बताऊंगा, ये चीज उन दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन जो विड्थ है कि भाई गड्ढे की विड्थ भी तो कुछ होनी चाहिए, डेप्थ तो ठीक है हमारी, गड्ढे की जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तीसरी चीज क्या बोलता है कि ये जो सैंपलिंग करोगे, है ना, तो ये सैंपलिंग मतलब एक जगह से 10 सेंटीमीटर की विड्थ वाला, और मान लीजिए फ्लोर ही है आपका, है ना, ये गैलरी का फ्लोर है, यहाँ पे आप कर रहे हो, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की विड्थ और 10 mm का डेप्थ कर खोद के आप क्या करोगे, यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिए, फिर आप 5 मीटर बाद फिर से यही करोगे, हर 5 मीटर के इंटरवल में। तो ये आपको सैंपलिंग कैसे कलेक्ट कर, सैंपल्स कैसे कलेक्ट करना है, हर 5 मीटर के इंटरवल्स में। ठीक है, इंटरवल्स ऑफ 5 मीटर, हर 5 मीटर की दूरी पर ये आपको सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रिप सैंपलिंग हो गई। एक सेक्शन आपका इस तरीके से सैंपलिंग से आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, स्ट्रिप सैंपलिंग करके। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा, मतलब कि जो दूसरा सैंपलिंग मेथड है वो कौन सा है, स्पॉट सैंपलिंग। स्पॉट सैंपलिंग, ठीक है, स्पॉट सैंपलिंग में पहली चीज क्या बोलता है, कहां पे करना चाहिए, जहां पे वाटर से ट्रीटमेंट होता हो, ट्रीटेड विथ वाटर। ठीक है, जहां पे वाटर से ट्रीटमेंट होता है वहां पे आपको स्पॉट सैंपलिंग करना है। अब एक स्पॉट की जो लंबाई होगी, यहां पे बोल रहा है एक स्पॉट की लंबाई, 1 स्पॉट ऑफ 1 मीटर लेंथ, एक स्पॉट की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, एक स्पॉट की लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए। और इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिप सैंपलिंग में एक लाइन से हर 5 मीटर के इंटरवल में हम सैंपलिंग करते रहते हैं। लेकिन ये जब इसकी बात कर रहे हैं स्पॉट सैंपलिंग की, तो स्पॉट सैंपलिंग कहां करेंगे, इसका कुछ बताया नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बोल दिया कि आप इक्वल इंटरवल्स में कर लीजिए। ठीक है, आप इक्वल इंटरवल्स में ये काम कर लीजिए, पहली चीज। लेकिन कैसे करेंगे इक्वल इंटरवल्स में भी, बट जिग जैग,
मतलब कि एक सैंपल यहां ले रहे हैं तो अगला सैंपल यहां लीजिए, फिर अगला सैंपल यहां लीजिए, फिर अगला सैंपल यहां, फिर ऐसे ऐसे। लेकिन स्ट्रिप सैंपलिंग में एक सीधी लाइन, स्ट्रिप मतलब एक सीधी लाइन, ठीक है। और इसमें जिगजैग स्पॉट्स, अलग अलग स्पॉट पे हम लेते हैं कि ये स्पॉट ले लिया, कि ये स्पॉट ले लिया, कि ये ले लिया, कि ये ले लिया, अलग अलग स्पॉट पे आप सैंपलिंग करते हैं। स्ट्रिप सैंपलिंग कहाँ पे करना है, जहां पे ट्रीटमेंट किससे हो रहा है, इनकम्बस्टिबल डस्ट से हो रहा है। और स्पॉट सैंपलिंग कहाँ करेंगे, जहां पे ट्रीटमेंट वाटर से हो रहा है, ठीक है। तो आपको मेथड ऑफ सैंपलिंग के ये सारे मैंने चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब आखिरी चीज इस रेगुलेशन की, ये लिख लिए हूं तो मैं आगे बढ़ूं, मुझे खत्म करना है ये आज। थोड़ा सा और बचा है, अगर ध्यान से कर लेंगे तो फटाफट हो जाएगा। डस्ट वाला पार्ट आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिटाऊं? ठीक। अब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, ठीक है, अलग अलग मेथड से सैंपल कलेक्ट कर लिया। हाँ, अलोंग गैलरी लेना है। अब गैलरी में आप कहीं भी ले सकते हैं, रूफ में, साइड्स में, फ्लोर में। सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब सैंपल जो भी आपने कलेक्ट किया उसको सबसे पहला काम कि अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उसको आप क्या करेंगे, दूसरा काम रिड्यूस करेंगे, मतलब घटाएंगे। भाई अब आप एक बोरी भर के सैंपल कलेक्ट कर लोगे तो क्या फायदा उसका, है ना। आपको तो क्या चाहिए, छोटा सा चीज चाहिए आपको, है ना। छोटा सा 30 ग्राम का आपका सैंपल कितना होना चाहिए, कम से कम 30 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तब 30 ग्राम समझ रहे हैं, 2 kg नहीं, कम से कम 30 ग्राम, इसी के आसपास आप ले लीजिए, 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, है ना। बट इतना याद रखिए कि नॉट लेस देन 30 ग्राम, 30 ग्राम, 30 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, बस इतनी चीज बोला है, ठीक है। हम्म 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 ठीक है। अब हाँ, रिड्यूस कैसे करना है आपको, रिड्यूस करने का तरीका क्या होगा आपका, कोनिंग एंड क्वार्टरिंग होगा। कोनिंग जो सैंपल का एक तरीका होता है, कोनिंग या फिर क्वार्टनिंग। हाँ, जितना सैंपल लियो सबको इकट्ठा मिक्स कर दो, क्वार्टरिंग, ठीक है। कोनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड से आप उसको रिड्यूस करोगे। एक बोरी भर के सैंपल इकट्ठा कर लिए, ऐसे बोरी बिछाओ और उस बोरी के ऊपर ऐसा ढेर लगा दो और उसको अच्छे से हाथ से अच्छे से पूरे को मिक्स करो, इधर उधर घुमा घुमा के अच्छे से मिक्स कर लो। फिर आप क्या करो इसको, अब ये आपका कोन कैसा दिख रहा होगा, ऊपर से ऐसा कुछ दिख रहा होगा कोन, गोल गोल। अब इस कोन को आप क्या करो, 4 पार्ट्स में डिवाइड करो ऐसे, ठीक है। और ये वाला हिस्सा निकाल दो और ये वाला हिस्सा निकाल दो। अब बचे क्या, 2 हिस्से, है ना। इन सबको फेंक दो, कोई जरूरत नहीं इनकी, ठीक है। क्वार्टरिंग मतलब 4 टुकड़े किए हमने, 4 टुकड़े में बांट दिए, ठीक है। ये जो हमने सैंपल था इसके 4 टुकड़े बांट दिए, ठीक। कोनिंग मतलब ऐसे कोन के शेप में बन गया, इकट्ठा कर लिए, है ना, ऐसे कोन के शेप में। अब इसको ऊपर से मैं दिखा रहा हूं, ये ऊपर से टॉप व्यू है, ठीक है। कोन के शेप में, ये कोन के शेप में आपका हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर से जब इस कोन को देखोगे भैया, ऊपर से जब इस कोन को देखोगे, ठीक है, ऊपर से देखोगे तो ये कोन कैसा दिखाई देगा, ऐसे सर्कल के फॉर्म में दिखाई देगा, ऐसे सर्कल के फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने कोनिंग कर लिया। अब इस कोन को, है ना, ये कोन ऐसा कुछ होगा, ऐसा सर्कल के फॉर्म में ये कोन दिखाई देगा हमें, ठीक है। अब इस कोन को हमें क्या करना है, 4 टुकड़े में बांटना है, इसको बोल दिया क्वार्टरिंग, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसको बोल दिया क्वार्टरिंग, ठीक है। अब इस क्वार्टरिंग, 4 टुकड़े हो गए, क्वार्टरिंग हो गया, ठीक है। अब इस क्वार्टरिंग को मैं इसमें से क्या कर दूंगा, 2 टुकड़े, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, इसको मैं हटा के फेंक दूंगा,
ठीक है, अब बचा क्या, ये वाला बचा और ये वाला बचा। अब इनको फिर से मिक्स करना है, उसी बोरी पे फिर से मिक्स करना है बढ़िया से, ठीक है, और फिर से कोन बना लेना है, फिर से कोन बना लोगे आप, ठीक, फिर से कोन बना लोगे। अब ये कोन फिर से ऊपर से देखोगे तो गोल गोल ही होगा, ठीक है। फिर से इसके 4 टुकड़े करने हैं, फिर से आप 2 टुकड़े बाहर निकाल दो, है ना। फिर ये घटता जाएगा ना, अब ये जो आपने सैंपल इकट्ठा किया था क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। और फिर से आप ये 2 टुकड़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करोगे, फिर से आप कोनिंग करोगे, फिर से क्वार्टरिंग करोगे। ऐसा कब तक करना है, जब तक आपके सैंपल 25 से 30 ग्राम, सॉरी 30-40 ग्राम 100 ग्राम ना बचे, ठीक है। उतना सैंपल उठाइए और लेके चले जाइए, बाकी फेंक दीजिए। 30 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, और लेके चले जाइए। अब ले जाके इसको ऑफिस में रखना नहीं है, ऑफिस में इसको रखना नहीं है, इसको कहां भेज देना है, 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर एनालिसिस के लिए भेज दीजिए इसको। 7 दिन के अंदर एनालिसिस के लिए इसे भेज देना है, ठीक है। तो ये था कोनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड। हो सकता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो बताइए, एक बार फिर से बता दूंगा। चलिए, तो यहां पे आपका रेगुलेशन नंबर 145 खत्म होता है। चीजों को हिंदी में लिख लिया करिए, जो बता रहा हूं, हो सकता है आपको याद ना रहे, ठीक है, आगे चल के तो ये चीजें याद रहें, इसके लिए आप कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई ऐसी, चाहे रफ डायग्राम ही बना लो, लेकिन कुछ कर लो, है ना, तो याद रहेगा। आगे देखें, ये हो गया 200 मीटर वाला, जोन्स में 150 मीटर के जोन्स में डिवाइड कर दो, इक्वल सेक्शंस में होना चाहिए। हाँ, एनालिसिस 7 दिन के, एनालिसिस के लिए 7 दिन के अंदर भेज देना है। ये क्या कर रही है, देखिए ये सैंपलिंग, ये ऐसे एक जगह पे इकट्ठा करके सैंपलिंग करते हैं। ये सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, है ना। स्पॉट सैंपलिंग 30 ग्राम्स, एनालिसिस 30% बाय वेट, ठीक है। ये आपका स्टोन डस्ट बैरियर, रेगुलेशन नंबर 146। रेगुलेशन नंबर 146, स्टोन डस्ट बैरियर्स। ये देखिए, स्टोन डस्ट बैरियर हमारे फॉरेन में इस टाइप की यूज होते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका, इस टाइप के भी स्टोन डस्ट बैरियर्स रास्ते में लगाए जाते हैं गैलरी में, ठीक। तो स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में देख लेते हैं, खाली पेज। इसे स्टोन डस्ट बैरियर खत्म करें। अब स्टोन डस्ट बैरियर को कहाँ सेटअप करना है, ठीक है, स्टोन डस्ट बैरियर को कहाँ लगाना है, ठीक है। तो स्टोन डस्ट बैरियर्स टू बी इंस्टॉल्ड, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, जल्दी से देख लीजिए। टू बी इंस्टॉल्ड कहाँ पे इंस्टॉल करना है, जितनी भी सीम्स हैं, ऑल सीम्स
ऑफ डिग्री सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड और थर्ड डिग्री में जितनी भी सीम्स हैं, ठीक है, डिग्री सेकेंड और डिग्री थर्ड की, थर्ड डिग्री ऑफ गैसीनेस और सेकेंड डिग्री ऑफ गैसीनेस वाली जितनी भी सीम्स हैं, उन सभी में आपको स्टोन डस्ट बैरियर लगाना है। लेकिन अगर आपकी जो डेवलपमेंट की वर्किंग चल रही है, ठीक है, डिग्री 1 सीम में, कौन सी सीम है, डिग्री 1 की गैसी सीम है, तो उस केस में आपको मतलब यही है कि उतना ज्यादा क्वांटिटी में इन्फ्लेमेबल गैस तो निकलेगा नहीं वहां पे, इसलिए जहां पे भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो डिग्री 1 गैसी सीम में वहां पे सिर्फ डेवलपमेंट जहां पे काम चल रहा है वहां पे बस आपको स्टोन डस्ट बैरियर लगाना है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है, इसमें हर एक सीम में हर एक जगह है, लेकिन इसमें जहां डेवलपमेंट का काम चल रहा है वहां पे बस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद लेकिन आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या होनी चाहिए कि वो इस तरीके से लगे होने चाहिए कि प्रिवेंट करे, क्या प्रिवेंट करे, मतलब किस चीज को रोके, प्रिवेंट एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजन फ्रॉम स्प्रेडिंग, एक्सप्लोजन को जो है तो फैलने से रोके, मतलब कि माइंस के एक पार्ट से माइंस के दूसरे पार्ट में एक्सप्लोजन ना फैले, जो आग है वो ना फैले, उसको क्या करे, रोके। ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, स्टोन डस्ट बैरियर्स वगैरह लगाने हैं। स्टोन डस्ट बैरियर कैसा होना चाहिए, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस द्वारा क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए स्टोन डस्ट बैरियर, ठीक है। और अगर मतलब कि अगर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को ये लगता है कि यार चलो स्टोन डस्ट बैरियर के अलावा भी मेरे पास एक अल्टरनेटिव है, तो उस केस में वो अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं कि चलो आप स्टोन डस्ट बैरियर मत यूज करो, कोई अल्टरनेटिव यूज कर लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर बैरियर्स, ठीक है, वाटर बैरियर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका ये रेगुलेशन 146 खत्म होता है। अब जिसको जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना हो तो वो लोग कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं तो अभी बताऊंगा ही। ठीक, अब बैरियर में क्या क्या होता है, चलिए तो अब बैरियर का देखते हैं, ठीक है। हम स्टोन डस्ट, टाइप्स ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आ सकती हैं। अकॉर्डिंग टू बोल रहा है, पहला पॉइंट है इसमें, अकॉर्डिंग टू चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ये कैसा होना चाहिए स्टोन डस्ट बैरियर, पॉलिश डिजाइन का होना चाहिए। जो आपका स्टोन डस्ट है ना, स्टोन डस्ट बैरियर्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, पॉलिश डिजाइन के होने चाहिए, ठीक है, ठीक। उसके बाद दूसरा, बैरियर किस चीज से बना होगा, बैरियर में क्या क्या होगा, बैरियर कंसिस्ट ऑफ, बैरियर किस चीज से बना होगा, पहला चीज इसमें शेल्स होंगे, ठीक है, मतलब कि रोडवे, आपका ये रोड है, मैं आपको इससे समझाते जाता हूं, ये आपका रोडवे है, तो इस रोडवे में एक शेल्फ यहां लगा होगा, एक शेल्फ यहां लगा होगा स्टोन डस्ट का, है ना, और एक शेल्फ यहाँ, एक शेल्फ यहाँ, एक शेल्फ यहाँ, एक शेल्फ यहाँ, और इन सभी शेल्फ को क्या किया जाएगा, मतलब ऐसा सामने से अगर देखोगे, ये तो मैं साइड में से देख रहा हूं, अगर मैं सामने से देखूं, ये मेरा रोडवे है, गैलरी है, तो इस गैलरी में एक स्टोन डस्ट बैरियर यहाँ, फिर उसी के सीध में एक और पीछे, है ना, इस टाइप से, फिर उसके पीछे एक और ऐसे सीधा सीधा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या होगा, स्टोन डस्ट बैरियर्स लगे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो शेल्फ्स लगे होते हैं, ठीक है, शेल्फ्स को क्या लिख सकते हैं आप, शेल्फ्स साइड बाय साइड ऑन रोडवे, ठीक है, रोडवे में साइड बाय साइड होने चाहिए।
सेल्स होते हैं। और क्या होता है, प्लैंक्स होते हैं, ठीक है, प्लैंक्स होते हैं साइड बाय साइड ऑन फ्रेम, साइड बाय साइड ऑन फ्रेम, ठीक। उसके बाद तीसरी चीज क्या, फ्रेम सपोर्टेड बाय प्रोप्स। एक फ्रेम होता है जो कि प्रॉप्स के द्वारा सपोर्टेड रहता है, फ्रेम सपोर्टेड बाय प्रॉप्स। पिक्चर में बता रहा हूं, एक बार लिख लीजिए सारी चीजें, पिक्चर में इकट्ठा बता दूंगा, ठीक है। और क्या होता है, प्रॉप्स होता है, ठीक है, इरेक्टेड ऑन ईदर साइड ऑफ रोडवे, ऑन ईदर साइड ऑफ रोडवे। टेंशन न लो आकाश, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता ना कि हाँ आपको मुझे कि मैं समझा लिया हूं, तब तक मैं समझाता रहूंगा, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीजें जो है आपके अभी दिमाग में नहीं बैठ रही होंगी, तो उसका मैं पिक्चर दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लिख लीजिए पहले, ये सारी चीजें लिख लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रॉप हो गया, ये देखिए ये फ्रेम हो गया आपका, ठीक है, इतना बड़ा फ्रेम। अब इस फ्रेम में ये प्लैंक रखे हुए, ये प्लैंक जो है आपको एकदम बराबर दिख रहा है ना, वैसा का वैसा, वैसा नहीं है, ये प्लैंक कैसा है, ऐसे ऐसे होते हैं, अरे मतलब कि ये आपका फ्रेम हो गया, ऊपर से आप देखेंगे तो ये आपका फ्रेम हो गया, और इस फ्रेम के ऊपर ये प्लैंक ऐसे रखे होते हैं छोटे छोटे, साइड बाय साइड, है ना। और इनके ऊपर स्टोन डस्ट, स्टोन डस्ट, ये भी एक प्लैंक, इसके ऊपर स्टोन डस्ट, ये एक प्लैंक, इसके ऊपर स्टोन डस्ट, ये एक प्लैंक, इसके ऊपर स्टोन डस्ट, है ना। फिर ऐसे ऐसे प्लैंक्स रखे होते हैं, इनके ऊपर स्टोन डस्ट रखा होता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। और फिर ये क्या होते हैं, ये देखिए, अब ये जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है, ये क्या है, ये इस ब्रैकेट पे है ना, ये ब्रैकेट कहां बना हुआ है, आपका ये जो प्रॉप है, ये आपका पूरा प्रॉप है, इसके ऊपर ये ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट्स के ऊपर क्या है, आपका फ्रेम रखा हुआ है। हाँ गैप रखते हैं बेसिकली, ताकि एक दूसरे में अटके ना, और जब वेव्स आए जो प्राइमरी वेव्स है, जैसा कि मैंने बताया था, तो ये प्लैंक ही उड़ जाते हैं। ये प्लैंक कैसे होते हैं, एकदम बस रखे होते हैं कि हल्का सा भी धक्का लगे तो ये पूरे के पूरे प्लैंक क्या हो जाए, गिर जाए। और इसमें से जब गिरेंगे, ये प्लैंक जब गिरेंगे जमीन पे, तो क्या होगा, डस्ट भी गिरेगी, और डस्ट गिरेगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका गैलरी में फैल जाएगा, ठीक है। गैप रखिए तो अच्छा है, और अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है, वो भी हम देखेंगे अभी, है ना, कि आखिर प्लैंक में भाई आपको डस्ट इतना प्रोवाइड कराना है जो आपको रेगुलेशन में बोला जाता है, आपके जो सर्कुलर्स में बोला गया है, उतना डस्ट तो आपको प्रोवाइड कराना ही है। एक स्टोन डस्ट बैरियर में, इस एक पर्टिकुलर बैरियर में आखिर कितना डस्ट रहेगा, है ना। और इनके बीच में गैप कितना बोल रहा है, कम से कम 10 सेंटीमीटर का तो गैप होना ही चाहिए, ठीक है। बोल के रखा है कम से कम 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। यहां पे जो ये इस पूरे को एक शेल्फ बोलेंगे, ये पूरा एक शेल्फ है, पूरा इस पूरे को आप शेल्फ बोलेंगे, ठीक है। ये एक शेल्फ हो गया, ठीक। ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है, एक शेल्फ है, ठीक। ऐसे ही हम एक लाइन से बहुत सारे शेल्फ रख देते हैं, शेल्फ रखते हैं, है ना। मैंने क्या बताया था आपको कि ये देखिए, यहां मैंने कुछ बताया था आपको कि ये आपका शेल्फ है ना। ये शेल्फ, एक शेल्फ ये हो गया जो अभी मैंने दिखाया, एक वो हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक शेल्फ ये हो गया, फिर एक शेल्फ ये हो गया, फिर एक शेल्फ ये हो गया,
ठीक है, इस टाइप से एक लाइन से अपन शेल्फ रखेंगे। ठीक है, ये जो हमने अभी अभी जो देखा है ये वाला, ये पूरा एक शेल्फ, अब ये पूरी गैलरी में एक लाइन से रखे होंगे, ये पूरी गैलरी में एक लाइन से रखे होंगे भाई, ये तो एक ही शेल्फ है, एक गैलरी है ना, मतलब गैलरी में एक ही शेल्फ आप देख पा रहे हैं सामने से। ऐसे ही इसके आगे और इसके आगे और इसके आगे और इस टाइप से और भी शेल्फ रखे होंगे। ठीक है, एक शेल्फ ये हो गया, तो फिर एक शेल्फ ऐसे इसके आगे भी होगा, है ना, एक शेल्फ इसके पीछे भी होगा, ऐसे ही एक एक शेल्फ करके रखे होंगे। स्टोन डस्ट का गैप नहीं, ये जो यहाँ पे प्लैंक है उनके बीच का गैप। ठीक है, 10-10 सेंटीमीटर, इसके बीच का गैप 10 सेंटीमीटर कम से कम रखना है। ठीक है, तो आपको ये जितने भी मैंने बैरियर में, स्टोन डस्ट बैरियर में पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स आप समझ गए। ठीक है, प्रॉप कहां होने चाहिए, रोड के दोनों तरफ प्रॉप है आपके। ठीक है, फ्रेम है जो कि प्रॉप से सपोर्टेड है। ठीक है, आपके प्लैंक्स हैं जो कि फ्रेम के ऊपर रखे हुए हैं, और ये जो ये सब कंसिस्ट करके क्या बनाते हैं, शेल्फ बनाते हैं, जो कि आपके पूरे रोडवे में रखे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बैरियर कहां कहां होना चाहिए। ठीक है, बैरियर कहां कहां होना चाहिए, तो आपका बैरियर कहां होना चाहिए, बैरियर्स, है ना, तीसरी चीज, पहला हमने देखा कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा कैसा होना चाहिए स्टोन डस्ट बैरियर, दूसरा बैरियर किस चीज से कंसिस्ट होता है, क्या क्या चीजें होती है। अब तीसरी चीज ये बोलता है कि बैरियर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन ऑल एंट्रीज टू द पैनल, पैनल के अंदर जितनी भी एंट्रीज रहती हैं उन सभी एंट्रीज पे स्टोन डस्ट बैरियर होने चाहिए। ठीक है, पैनल के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सभी एंट्रीज में क्या होना चाहिए, स्टोन डस्ट बैरियर होना चाहिए। ठीक है, चौथी चीज क्या बोल रहा है कि अगर बोर्ड एंड पिलर वर्किंग है, अगर आपका बोर्ड एंड पिलर वर्किंग है, तो उस केस में आप किस टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर लगाओगे, किस टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर लगाओगे, तो उस केस में आप हैवी टाइप के बैरियर्स का इस्तेमाल करोगे, हैवी टाइप बैरियर्स लगाओगे। ठीक है, हैवी टाइप बैरियर्स का यूज करेंगे, यूज करना है। ठीक है, हैवी टाइप के बैरियर्स का यूज करना है। अब हैवी टाइप के बैरियर्स में शेल्फ कैसे होते हैं, जो आपको शेल्फ एक दिखाया मैंने, वो शेल्फ कैसे होंगे, तो ये दो टाइप के होते हैं, पहला लाइट शेल्फ और दूसरा हैवी शेल्फ। हैवी शेल्फ, अब ये लाइट शेल्फ हैवी शेल्फ क्या है ना, तो ये लाइट शेल्फ मतलब जिसमें ज्यादा लोड आता है, सॉरी जिसमें कम स्टोन डस्ट होता है ना, और हैवी शेल्फ जिसमें ज्यादा स्टोन डस्ट होता है। ठीक है, ऐसा शेल्फ जिसमें स्टोन डस्ट कम है उसको लाइट शेल्फ बोलेंगे, और ऐसा शेल्फ जिसमें स्टोन डस्ट ज्यादा है उसको हैवी शेल्फ बोलेंगे। तो बोल रहा है कि अगर आपका बोर्ड एंड पिलर वर्किंग है, अगर आप बोर्ड एंड पिलर वर्किंग है, तो पहला चीज तो ये बोल दिया कि आप हैवी टाइप बैरियर्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना, हैवी टाइप बैरियर्स का यूज करेंगे। स्टोन डस्ट बैरियर किस टाइप का होगा, हैवी टाइप का होगा। समझ में आ गया, एक क्वेश्चन यहां से बना, स्टोन डस्ट बैरियर किस टाइप का यूज होगा, हैवी टाइप बैरियर यूज होगा। ठीक है, अब हैवी टाइप बैरियर बनाते कैसे, भाई ऐसी क्या खास बात है हैवी टाइप बैरियर में, तो हैवी टाइप बैरियर में ये बोलता है कि आपके जो शेल्फ होंगे वहां पे दो टाइप के होंगे, एक तो होगा लाइट शेल्फ, एक होगा हैवी शेल्फ। जो लाइट शेल्फ होगा उसमें स्टोन डस्ट की मात्रा कम रहती है, और जो हैवी शेल्फ होता है उसमें स्टोन डस्ट की मात्रा अधिक रहती है। ठीक है, लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कितने लाइट शेल्फ होंगे, कम स्टोन डस्ट वाले शेल्फ होंगे, और कितने ज्यादा स्टोन डस्ट वाले शेल्फ होंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिया कि नंबर ऑफ हैवी शेल्फ, जो नंबर ऑफ हैवी शेल्फ्स होंगे, मतलब हैवी शेल्फ्स कितने होने चाहिए,
टू इंटू नंबर ऑफ लाइट सेल्स, मतलब जितने भी लाइट सेल्स आप रख रहे हैं उससे दो गुना हैवी शेल्स होने चाहिए। ठीक है, जितने भी लाइट सेल्स हैं, मान लीजिए आप 3 लाइट शेल्फ रख रहे हैं तो हैवी शेल्स कितने होंगे आपके टोटल? 3 दूनी 6 हैवी शेल्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया कि नंबर ऑफ हैवी शेल्स कितने होंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ लाइट शेल्स। ठीक है, यहां तक हो गया, लिख लिया सबने, आगे बढ़ू। बस एंडिंग चल रही है। ठीक है, अब डस्ट कितना डालेंगे? 5वीं चीज, डस्ट लोडिंग। डस्ट कितना रखेंगे? जो लाइट शेल्स हैं उनमें 30 kg पर मीटर ऑफ शेल्फ लेंथ, और जो हैवी शेल्फ हैं उनमें 60 kg पर मीटर ऑफ शेल्फ लेंथ। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो लाइट शेल्फ है, जो हल्के वाले शेल्फ हैं, उनमें शेल्फ की जो लंबाई होगी हर एक मीटर पे 30 kg होना चाहिए। हर एक मीटर पे 30 kg, फिर अगले मीटर पे 30 kg। ठीक है, तो शेल्फ की लंबाई के 30 kg पर मीटर ऑफ शेल्फ। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? अगर 4 मीटर का शेल्फ है आपका, 4 मीटर का शेल्फ है तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 30, 120 kg। ठीक है, 120 kg हो गया लाइट शेल्फ में। अगर यहीं पे हैवी शेल्फ होता तो उसमें कितना होता? 60। अगर 4 मीटर गैलरी के मतलब सॉरी इसकी लंबाई है शेल्फ की, ठीक है, तो कितना होता? 4 मीटर इंटू 4 इंटू 30 सॉरी 60 इंटू 4 कर देते, 6 4 24, 240 kg। ठीक है, आगे अभी देखिए, अब बोल रहा है आगे कि जो टोटल डस्ट इन वन बैरियर, टोटल डस्ट इन वन बैरियर, एक स्टोन डस्ट बैरियर में टोटल कितना डस्ट होना चाहिए? ठीक है, एक अगर आप स्टोन डस्ट बैरियर टोटल खड़े कर रहे हो, एक बैरियर पूरा खड़ा कर रहे हो स्टोन डस्ट बैरियर, अब उस बैरियर में आपने कितने हैवी कितने लाइट्स, ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, एक बैरियर में जो लाइट शेल्फ है, नंबर ऑफ लाइट शेल्स और जो नंबर ऑफ हैवी शेल्स, वो सब इंक्लूडेड है। उसको पूरे को टोटल को हम क्या बोलेंगे? एक बैरियर। तो एक बैरियर में आखिर कितना स्टोन डस्ट होना चाहिए? तो बोल रहा है कितना डस्ट होना चाहिए? बोलता है कि 390 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गैलरी। ठीक है, 390 kg पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, एक पूरे गैलरी के क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? मान लीजिए ये आपकी गैलरी है। ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, यहां खड़े हो या फिर, तो इस गैलरी की जो भी हाइट होगी और जो गैलरी की विड्थ होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, गैलरी की हाइट मान लो 3 मीटर है और विड्थ कितनी है? 4 मीटर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? सवाल कोई पूछे?
4×3 12 मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। 1 मीटर स्क्वायर में 390 केजी होना चाहिए, है ना, ये बोला है यहाँ पे 390 केजी 1 मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो 12 मीटर स्क्वायर में कितने केजी होंगे भाई, है ना, आपको बोल दिया 1 मीटर में 390, 1 मीटर स्क्वायर में 390 केजी, तो 12 गुणे 390 4680 केजी, 680 केजी। इस गैलरी में जितने भी स्टोन डस्ट बैरियर्स बनाए हुए हैं, आपने एक लाइन से रखे हुए हैं, उन सभी का टोटल इतना आना चाहिए। ठीक, तो ये था, है ना, स्टोन डस्ट बैरियर्स के बारे में। आगे बढ़े, आगे ये है छठवा, है ना, आगे छठवा है क्या, नहीं टोटल हाँ, हैवी के लिए, ये सिर्फ हैवी टाइप बैरियर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे बोर्ड एंड पिलर में। ठीक है, छठवा है बैरियर्स टू बी शिफ्टेड एज फेस प्रोग्रेसेस। जो बैरियर्स हैं उनको आप क्या करोगे, शिफ्ट करते रहोगे। बैरियर्स टू बी शिफ्टेड एज फेस प्रोग्रेस। ठीक है, जैसे जैसे आपका फेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बैरियर्स को भी क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, सातवां डिस्टेंस ऑफ बैरियर, बैरियर की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, बैरियर की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो 135 मीटर फ्रॉम नियरेस्ट फेस, जो सबसे पास का फेस है उससे 135 मीटर के आसपास होना चाहिए, है ना, विद इन 135 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट फेस एंड विद इन 365 मीटर फ्रॉम फारदेस्ट फेस, मतलब सबसे दूर वाले फेस से 365 मीटर की दूरी के भीतर होना चाहिए, इस रेंज के अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए फेस से। ठीक है, ये हो गया। अगला, चलिए यहां पे मेरा बैरियर वाला काम खत्म हुआ। अब 3 चीजें बस और बची, हाँ 3 चीजें। पहला, नेचुरली वेट क्या होता है, नेचुरली वेट क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर नेचुरल तरीके से गीला होता हो। ठीक है, और जहां पर जो वजन है, लाइट टाइप नहीं बताए, लाइट टाइप जो इसमें जरूरी था बस उतने बताया। ठीक है, लाइट टाइप भी देखा नहीं मैं, है ना, हैवी टाइप का बस मैं देखा था, जो कि बोर्ड एंड पिलर बस में यूज होता है, बस उसका देखा हूं। ठीक है, लाइट टाइप का भी मैं सर्च करके पता करके बता दूंगा। ठीक है, अगला। ठीक है, तो अब ये एंडिंग है। ठीक है, देखता हूँ लाइट टाइप वगैरह का ढूंढूंगा, जितना था मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं एंडिंग का कि ये नेचुरली वेट क्या होता है। नेचुरली वेट आपको बता चुका हूं, जहां पे नेचुरल तरीके से वेट होता हो, 30% से कम का वेट ना हो वाटर का। ठीक है, वो जो मिक्सचर है। दूसरा आपका है सिलिका, सिलिका का परसेंटेज। तो एक जगह कहीं नोट में लिखा था कि जो सिलिका का परसेंटेज है वो एक सीम में एक बार ही डिटरमाइन किया जाता है, कि एक सीम में एक बार ये सिलिका का परसेंटेज हम डिटरमाइन कर देते हैं, जब तक कि कोयले की प्रॉपर्टीज में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो सिलिका का जो परसेंटेज है एक बार डिटरमाइन कर लिया जाता है एक सीम के लिए। हाँ, अगर आगे चल के कोयले के सीम में कोई चेंज आता है तो इसी की मदद से तो आप परमिसिबल लिमिट कैलकुलेट करते थे, बता देते थे कि हाँ भैया इतना परमिसिबल लिमिट हमारी माइंस का होगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद अगली चीज
बीमारियों के नाम, जो बीमारी होती है खास तौर पे सिलिका के कारण, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। ये जो है, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्सपोज रहता है इनमें कोल्ड डस्ट के कारण, ठीक है, तो उसके कारण ये बीमारी यहाँ पर होती है, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। अब इसमें दो टाइप और आते हैं, एक तो आपका आता है सिलिकोसिस और दूसरा आता है कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, है ना। कोल वर्कर्स CWP, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस। जो सिलिकोसिस होता है वो क्या करता है, वो उसमें सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो सिलिका के पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं? हमारे टिश्यूज में जाके बैठ जाते हैं, लंग्स में जाके बैठ जाते हैं। इस बीमारी के कारण क्या होता है कि जो हमारे सांस लेने की एबिलिटी है, जो लंग्स की क्षमता है सांस लेने की, वो एबिलिटी क्या हो जाती है? धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, सांस लेने की जो क्षमता है, ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है, वो घटती जाती है, ठीक है। किसमें होता है? किस बीमारी में? सिलिकोसिस नामक बीमारी में ये चीज होता है। वहीं हम कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस की अगर हम बात करें तो इसे किस नाम से, दूसरा नाम इसका क्या है? ब्लैक लंग। ब्लैक लंग। इसे ब्लैक लंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस केस में जो आपके लंग्स हैं, जो कोल्ड डस्ट है वो जाके कहां बैठ जाता है? लंग्स में बैठ जाता है, और आपके लंग्स किस कलर के दिखाई देने लगते हैं? ब्लैक कलर के दिखाई देने लगते हैं। लंग्स के जो टिश्यूज हैं वो पूरे ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें बचने के चांसेस ना के बराबर है, इसमें तो कुछ चांसेस भी हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत लंबा था, हो सकता है थक गए होंगे आप लोग, हो सकता है क्या लगातार ही पढ़ रहे हैं, 3 घंटे हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइट सेल्स के बारे में देख के मैं बताऊंगा, ठीक है। PDF, अरे यार ये मैं लिख के रखा हूं, मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब टाइप करना पड़ेगा। चलो मैं इस वीक के बाद टाइप करके दे दूंगा, इस वीक बस। फोटो खींच के, ओके, ग्रुप में ना, ठीक है। मैं फोटो खींच के PDF बना के भेज देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। टेस्ट तो क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा देता हूँ, आपके जो 30 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है वो मेरा, उसमें भेजे हुए मेरे क्वेश्चंस रहते हैं और मैं खुद बनाता हूँ जहां से मुझे लगता है कि हाँ होना चाहिए, है ना। कुछ के क्वेश्चंस गलत हैं, हाँ पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनमें गलती है। कल एक बच्चे ने भेजा भी था यार, मैं उसको बता भी नहीं पाया, टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो जिनके गलत होते हैं ना, तो कुछ लोग क्या है कि रिपोर्ट जब आप लोग कर देते हैं तो रिपोर्ट में मेरे पास आता है, तो मैं फिर उसको सुधार के, आप तक मैसेज पहुंच जाता है उसका फिर कि ये क्वेश्चन में गलती थी, इसको सुधार दीजिएगा, ठीक है। तो और कुछ बच्चे मुझसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं व्हाट्सएप पे फोटो भेज के या फिर लिख के भेज देते हैं, तो मैं उसको सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे एक अजित है, अजित कुमार पटेल, वो अजित भेजता रहता है, मुझसे पूछ लेता है, कंसल्ट भी करता है, डिस्कस भी करता है वो मुझसे कॉल करके। तो कोई इश्यू नहीं, आपको कोई भी इश्यू आता है बिल्कुल बेझिझक मुझे कॉल करिए, दोपहर के अलावा, बाकी पूरी रात अवेलेबल रहूंगा, है ना, शाम को 4 बजे से।
क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं लास्ट में 5 मिनट। अच्छा ये भी प्रिपेयर कर लूं, चलिए ठीक है। नहीं वैसे तो मैं लेक्चर के बीच में बताता रहता हूं ना कि ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी ठीक है, मैं लास्ट में आपको एक बार लास्ट में 5-10 मिनट ये पूरे लेक्चर का बता दूंगा कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये चीज भी अब इंक्लूड कर देता हूं लेक्चर में, ठीक। हाँ ठीक है, लास्ट में समरी जैसे, है ना। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, शेष कल, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए बताइए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा आइडिया दिए हो अंकित,